दीवानगी प्यार और जुनून चैप्टर 3 to 4। सुबह का वक्त, रायजादा मैंशन, ब्रेकफास्ट टेबल। तभी एंट्रेंस से किसी आदमी का भारी आवाज, हेलो एवरीवन। सब लोग उस तरफ देखते हैं जहां एक लड़का खड़ा था, आंखों में ब्लैक सनग्लास चाह के सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। शिवी भागकर इस लड़के के पास जाती है और उससे लिपट जाती है और कहती है, वेद भाई अब आगे। सब लोग उस तरफ देखते हैं जहां एक करीब 27 साल का लड़का एक ग्रे बिजनेस सूट में खड़ा था। वो दिखने में बड़ा प्यारा था। सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। स्नेहा अपने पास बैठे शौर्य से पूछा, ये कौन है भाई? शौर्य ने कहा, ये वेद है, आदित्य के बुआ का लड़का। आदित्य के बुआ नीलिमा जी कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चाली गा गई। तब से वेद के पिता ने भी अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वेद तब केवल 15 साल का था तो ममता जी ने उसे दिल्ली लाया और बड़ा किया। आदित्य लंदन में रहता था अपने स्टडीज के लिए, तो ममता जी का भी दिल लग जाता था वेद के साथ। वेद उसके बाद दिल्ली में ही रहता था। सब लोग उसे बहुत लाड प्यार करते हैं। पर 5 साल पहले उसने अपना फैमिली बिजनेस रीओपन किया है इंदौर में, तो वहाँ ही रहता है। स्नेहा ने अपना सिर हिला दिया। शौर्य ने आगे कहा, पूरा नाम वेदांत सारंग साला, 1 नंबर का। शायद तेरा पति कुकड़ा है एम, बचपन से ही आदित्य से जलता है। उसे भी वही चाहिए जो आदित्य को चाहिए। 1 नंबर का प्ले बॉय है तुम ना प्रिंसेस, इससे दूर रहना, नहीं तो कब सतपति इसका खाल उधर दे कोई नहीं कह सकता। स्नेहा अपना सिर हाँ में हिला देती है और खाना खाने लगती है। आदित्य भी आ गया था, वो भी वेदांत से गले मिलता है और जाकर अपने हेड चेयर पर बैठ जाता है। वेदांत और कुश भी आ जाते हैं। सुधाजी स्नेहा को आलू पराठा खिला रही थी। एक पराठा खाने के बाद स्नेहा ने कहा, बस बस और नहीं खा सकती। सुधाजी ने उसे डांटते हुए कहा, चुप, इतनी दुबली पतली है आप, पता भी है आपको। स्नेहा ने छोटा सा मुंह बना लिया। ममताजी जो कुश को खाना दे रही थी, उन्होंने स्नेहा को घूरते हुए कहा, हा खाना खाओ चुपचाप, कोई नखरे नहीं। तुम अगर ऐसी ही रही तो आगे भी सब दुबले पतले ही होंगे। ममता जी की बात से आदित्य को ठसका लगता है और वो खांसने लगता है, पर इधर स्नेहा ना समझी में सबको देख रही थी। सब लोग मुंह दबा के हंस रहे थे। शिवी ने स्नेहा की कान के पास हल्का झुक कर कहा, अरे भाभी, ये लोग आप और भाई के बच्चों के बात कर रहे हैं। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ और उसके गाल लाल हो गए। तभी उसे किसकी जलती नजर अपने ऊपर महसूस हुए। उसने देखा आदित्य उसे ही घूर रहा है। उसकी आंखें कठोर थी। तभी स्नेहा को सच्चाई याद आती है, ये सब सिर्फ नाम का है। और जब आदित्य उसके पास आया था तब उसने ही उससे मुंह फेर लिया था। उसकी आंखें भर आती है और वो अचानक उठ खड़ा होती है। सुधाजी ने पूछा, क्या हुए बच्चा? स्नेहा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभल के कहा, कुछ नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। आदित्य उसे एक टक देख रहा था जब तक वो उसके आंखों से ओझल न हो गई। आदित्य के हाथ की मिठिया कस जाती है और उसके जाने के बाद वो भी उठकर बाहर चला जाता है। सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। शौर्य सब समझ रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था अपनी जिंदगी के सबसे स्पेशल 2 लोगों को ऐसे रूठे हुए और एक दूसरे के लिए तड़पते देख। उसने अपने मन में कहा, मुझे प्रिंसेस को समझना होगा, इस खड़ूस के दिमाग में तो कुछ घुसेगा नहीं। वो कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे से टिक कर बैठ जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। वही कोई था जिसके आंखों में स्नेहा का चेहरा बस चुका था। दूसरी तरफ लंदन, द रायजादास। लंदन में वंश का अपना फार्म हाउस। वंश एक रूम में बैठे सुबह से ड्रिंक कर राजा, और अब शाम का वक्त था। उस रूम में हल्की रोशनी थी जिससे उस रूम में लगी एक छोटी बच्ची के बहुत सारे तस्वीर थे। कुछ में एक छोटा लड़का भी था और वो दोनों खेल रहे थे। वंश एक तस्वीर उठाता है जिसमें वो छोटी बच्ची थी और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। वंश शराब के घुट ले रहा था और उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। उसने उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और सिसकने लगा और धीरे से कहा, अरुंधति, आई मिस यू बट सून यू विल बी माइन। तभी वंश के पास उसका पीए और दोस्त विप्लव कपूर आता है और कहता है, ये कौन है? वो अरुंधति के तस्वीर को इशारा करता है। वंश ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, मेरा मंगेतर। विप्लव ने हैरान होते हुए पूछा, पर उसका नाम तो अदिति अरुंधति राजवंश है, वो अदिति नहीं। वंश ने उसे टोकते हुए कहा। विप्लव ना समझी में उसे देखने लगा तो वंश ने उसे अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया और उसे एक ग्लास वाइन पकड़ा दिया। विप्लव ने ग्लास को हाथ में पकड़ के रख दिया। वंश ने शराब के घुट भरते हुए अपने नशे से चूर आवाज में कहना शुरू किया,
वो अदिति नहीं है, वो अरुंधति है। आदर्श चाचा और स्नेहाशीष अंकल दोस्त थे, ये सबको पता है, लेकिन उनका एक और जिगरी दोस्त थे, राजनी राजवंश। रजनी अंकल के साथ भी हमारे परिवार का बहुत अच्छा रिश्ता था। उनकी 2 बेटी थी, सुदर्शनी और अरुंधति। सुदर्शनी मेरे उम्र की थी, वो ज्यादातर समय बोर्डिंग स्कूल में रहती थी, वो लोग दिल्ली में रहते थे। हमारे पड़ोसी मेरे और अरुंधति के बीच 5 साल की फर्क थी। वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी, मुझे भी उससे कोई परेशानी नहीं था, मुझे उससे एक अलग खिंचाव महसूस होता था। हम दोनों एक साथ खेलते थे, वो हर छोटी से छोटी बात मुझसे शेयर करती थी, मैं भी मन लगा के सुनता था। ऐसे ही कुछ साल गुजार गए, हम दोनों का बॉन्ड मजबूत हो गया। स्नेहाशीष अंकल को बचाने के टाइम जब चाचू ने अपनी जान कुर्बान कर दी, कुछ दिनों में ही स्नेहाशीष अंकल और आंटी की बेदर्दी से मौत हो गई। रजनी अंकल को बदला लेना था, उन्हें पता था सब कुछ उजाड़ने के पीछे आशीष रॉय और आलोक राय का हाथ है। उन्होंने उनके कंपनी के शेयर खरीद लिए और अपने बड़ी बेटी सुदर्शनी के नाम कर दिया। ऐसे कुछ महीने गुजर गए। रॉय फैमिली सार्क पे आने के कहर पर थे, लेकिन एक शाम को जब मैं अरुंधति से मिलने जा रहा था, उसके लिए मैंने पहली बार अपने हाथ से खीर बनाया था। मैंने राजवंश विला के मेन गेट पर था, जहां से विला 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं गेट से आगे 1-2 कदम बढ़ाया ही था कि तभी बूम, पूरा का पूरा राजवंश विला के चित्रे उड़ गए और पूरा विला आग के लपटों में जल रहा था। मैं दौड़ रहा था पर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आग इतनी ज्यादा थी। उस हादसे के बाद विला से कुछ बॉडी पार्ट्स ही मिले थे जो बुरी तरह जले हुए थे, किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। बाद में पता चला सुदर्शनी लापता है और अरुंधति भी। बाबा ने बहुत ढूंढा दोनों को, पर कोई नहीं मिला। अंकल और आंटी के सिवा कोई नहीं था। उन लोगों का किसी को कुछ पता नहीं वो लोग कहाँ गए। कुछ दिनों बाद सबको लगा वो दोनों शायद चल बसे हैं, क्योंकि एक एक्सीडेंट में 2 छोटी बच्ची के लाश मिले थे, एक करीब 9 साल की और एक 6 साल की। दोनों का चेहरा बर्बाद हो गया था, पर फिजिकल फीचर्स सुदर्शनी और अरुंधति के जैसे थे बिल्कुल। पर मेरा दिल नहीं मानता था, इसीलिए जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ढूंढना शुरू किया और मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा था। मैं टूट गया था, मुझे लगा मैंने अपनी अरुंधति को खो दिया है। मेरा सारा उम्मीद टूट गया था, मैं बिखर गया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरा अरुंधति मेरे पास और कभी लौट नहीं आएगी। तभी मेरे जिंदगी में आई सानवी, जिसने मुझे समेटा, मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया, जिसने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया, मुझे जीने की उम्मीद दिया। मैंने उसे बहुत बार झटक दिया, पर वो हार नहीं मानी। वो मेरे हर दुख दर्द तकलीफ में खड़ी थी मेरे साथ, मेरा सहारा बनकर। फिर मैंने भी हार मान लिया और उसे टूटकर प्यार किया। और फिर इतना कहते कहते वो रुक गया। वंश के आंखों से और ज्यादा आंसू बह रहे थे। उसने एक ग्लास शराब एक सांस में पी लिया। विप्लव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वंश ने एक दर्द भरी स्माइल पास कर दिया। और फिर एक दिन जब हम दोनों डेट पर थे, मेरे ऊपर अचानक हमला हुआ। मैं तो बच गया, पर सानवी गायब हो गई। मैं पागल हो गया था। सबको लगा दुश्मनों ने उसे कैद कर लिया है। फिर शुरू हुई तलाश, और फिर जो मेरे सामने आया वो सच्चाई मेरा दुनिया उजाड़ के रख गया। विप्लव ध्यान से वंश की बातें सुन रहा था। वो सबको पहचानता था, क्योंकि वंश के साथ वो काफी समय से था और वंश ने उसे सब बताया था, तो उसे समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वंश ने कहना जारी रखा। फिर जब मैंने अपने पर्सनल डिटेक्टिव से तलाश करवाई, मुझे पता चला संभी ही सुदर्शनी राजवंश है। तब मुझे पता नहीं था कि अरुंधति जिंदा है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। और फिर मेरी जिंदगी में वो रात आई जो फिर से उस आग के लपटों में जल के रख हो गए अतीत को एक बार फिर मेरे सामने लाकर खड़ा किया। विप्लव ना समझी में उसे देख रहा था, तो वंश ने हल्का मुस्कुराकर कहा, जिस रात अदिति और मैं। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे गिल्ट खाए जा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था अरुंधति नहीं है और सुदर्शनी याददाश्त जब चली गई है तो मैं सुदर्शनी यानी सांभी के साथ आगे बढ़ूंगा। पर अदिति एक हवा की झोंके जैसे आई और मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। विप्लव ने हैरानी से पूछा, लेकिन अरुंधति रुद्र की बहन कैसे? वंश ने कहा, हाँ वो है रुद्र की बहन, पर अपने खून की नहीं। रुद्र की फैमिली ने उसे एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। उन लोगों को पता था उसका नाम अरुंधति राजवंश है, लेकिन कोई इस बारे में नहीं जानता था कौन है, कहाँ से आई है। बस अनाथ आश्रम के केयर टेकर को वो सड़क पे मिली थी, जिसकी तबीयत बहुत खराब थी और वो बहुत गुमसुम सी रहती थी। रुद्र के परिवार ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम रख दिया गया अदिति चौधरी। वो ठीक हो गई थी, लेकिन
अचानक पुरानी दुश्मनी के चलते रुद्र के परिवार वाले जान गंवा बैठे। रुद्र ने अदिति को बहुत मुश्किल से बचाया और उसे छिपा दिया दुनिया से। विप्लव ना समझी में पूछा, अच्छी बात है अदिति जिंदा है, लेकिन तुम उसे नफरत क्यों करते हो? वंश ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मेरे कुछ आदमियों से मुझे खबर मिली है कि अदिति मतलब अरुंधति और सुदर्शनी मतलब सानवी एक दूसरे से मिले हुए हैं। याददाश्त खोना सब नाटक था। उन्हें लगता है हमने उनसे बदला लिया है चाचू के डेथ के, इसीलिए वो लोग हमसे बदला लेंगे और सबसे करीब था मैं, और इसीलिए मुझसे ही शुरू होगा उनका बदला। ये सब कहते कहते वंश के आंखें बिल्कुल लाल थी, जिसे देखकर लग रहा था उनमें खून उतर आया है। विप्लव ने कहा, तो फिर तुम शादी क्यों कर रहे हो? वंश ने एक क्रीपी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मुझे भी तो तड़पाने का मौका चाहिए। अदिति मुझे आज भी नहीं भूली और ये सब कर रही है, उसे भी तो समझना होगा वंश रायजादा क्या चीज है। विप्लव ने आगे कहा, क्या ये सब कुछ रुद्र और आदित्य भाई को पता है? वंश ने एक गहरी नजर विप्लव पर डाला और अपना सिर ना में हिला दिया, पर उसके होठों के किनारे अजीब तरह से मुड़ गए, जो विप्लव ने गौर नहीं किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे विप्लव का की चालाकी समझ आ गया है। ऐसे ही रात गुजार गई। वंश कब सो गया उसे नहीं पता। वही दूसरी तरफ दिल्ली, रायजादा मैंशन। स्नेहा रोते रोते सो गई थी। उसकी जब नींद खुली उसने देखा घड़ी में 12 बाज रहे हैं। बाहर तेज धूप थी। वो फ्रेश होकर आती है और बुक्स लेकर पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा शौर्य आया है। शौर्य ने अपने हाथ में पकड़ा हॉट चॉकलेट की कप उसे थमाया और अंदर आ गया। शौर्य ने जाकर सच पर बैठ गया। स्नेहा को अपने पास आने का इशारा किया। स्नेहा भी उसके पास बैठ गई। शौर्य ने उसके मुंह में एक चम्मच चॉकलेट भर दिया और कहा, कैसा है? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भाई हमेशा सबसे बेस्ट चॉकलेट बनाता है और मैं ये अकेले खाऊंगी। इनता कहकर वो चॉकलेट खाने लगती है। शौर्य उसके बिचपने पर हंस देता है। थोड़ी देर बाद शौर्य ने उससे खाली कटोरी ले लिया और साइड में रख दिया और बेहद सीरियस एक्सप्रेशन से उसे देखने लगा। स्नेहा ने पूछा, कोई बात कहनी है क्या भाई? शौर्य ने एक गहरी सांस लिया और अपना सिर हाँ में हिलाकर स्नेहा को गहराई से देखते हुए कहा, हाँ आदित्य के बारे में। स्नेहा अपना सिर हाँ में हिला देती है। शौर्य उसके एक हाथ को पकड़कर उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रेस करते हुए कहता है, ध्यान से सुनना। आदित्य जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत सहा, बहुत छोटे उम्र में। उसका एक बहुत अच्छी दोस्त थी रितिका। रितिका में आदित्य, कुश, अथर्व, नंदिनी सब लोग एक कॉलेज में पढ़ते थे और काफी अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे के बिना हम अधूरे थे। आदित्य के चाचा आदर्श जी के जाने के बाद आदित्य बिखर गया था। उसे समेट में बहुत वक्त लग गया। आदित्य तो संभाल गया पर कुछ अभी तक नहीं संभाला। आदित्य और रितिका बहुत अच्छे दोस्त थे। रितिक बहुत अच्छे से उसे संभालती थी। हम लोग लंदन में रहते थे। हम लोग अक्सर मिलते थे और मस्ती करते थे, लेकिन उसके बाद एक हादसे ने आदित्य को उजड़ दिया। स्नेहा ने पूछा, क्या हुआ था उस दिन? शौर्य ने कहना जारी रखा, वो दिन था रितिका के बर्थडे के दिन रात 12 बजे। हम लोगों ने सोचा उसे सरप्राइज पार्टी देंगे। हमने एक छोटा ड्रामा किया कि वो जल्दी आ जाए और कहा एक बड़ी समस्या हो गई है। हमने उसे इमरजेंसी में बुलाता था। आइडिया आदि का था, लेकिन हमें क्या पता था रितिका का साथ उतनी ही थी। स्नेहा की आंखें फैल गई। उसने बहुत मुश्किल से कहा, माँ मतलब? शौर्य ने एक गहरी सांस लिया और अपने आंखों में आए नमी को पोंछकर कहा, रितिका के लिए हम लोग कैफे पर वेट कर ही रहे थे, पर रितिका की कार कभी कैफे पहुंची ही नहीं। रास्ते में ही एक ट्रक ने उसके करके चीथड़े उड़ा दिए। सब कुछ के लिए आदित्य अपने आप को दोषी मानता है, क्योंकि सरप्राइज देने का प्लान आदित्य का ही था। बहुत समझाया हमने, पर उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। और फिर आई वो जिसने उसे अंधेरे से निकाला, नई जिंदगी दी और उसे जीना सिखाया, हंसना मुस्कुराना सिखाया। और वो थी विभा। स्नेहा ने शौर्य को टोकते हुए कहा। स्नेहा के आंखों में नमी तैर रही थी, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी कोई कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। आदित्य को अभी अभी आया था। स्नेहा और शौर्य को इतना सीरियस देखकर आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या बात हो रही है भाई बहन में? शौर्य ने खिसियानी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें गंजा करके तुम्हारे सिर पर घोल डालकर घुमाने का प्लान कर रहे हैं। आदित्य शौर्य को घूरने लगता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही ऐसा कोई वहां पर आया जिसे देखकर स्नेहा का दिल
छल्ली हो गया। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।